सेलिब्रेट किया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे करके। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि कंजर्वेशन एक्चुअली क्या होता है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है, और इन वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना है, अपना उससे क्या बेनिफिट है, और हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले ये कंजर्वेशन क्या होता है। तो कंजर्वेशन यानी कि किसी भी चीज़ को वेस्ट या फिर हानि ना पहुंचाना, यानी कि डिस्ट्रॉय ना करना, इसे कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं अभी, और एनिमल्स या फिर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो ना करना, इसे कंजर्वेशन कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ को बचाना, उनके हैबिटेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करना। और वाइल्ड लाइफ बोलते समय जो पहले जो बहुत से अपने आंखों के सामने एनिमल्स आते हैं वो सब बड़े होते हैं, कि टाइगर, लायन, एलिफेंट। तो वाइल्ड लाइफ यानी कि हर एक वो जीव जो नेचुरल हैबिटेट यानी कि उसके नैसर्गिक वातावरण में जी रहा है, जहाँ जैसे कि एक छोटी सी चींटी से लेके एक बड़े से हाथी तक, और एक पानी में रहने वाला एक छोटी सी मछली भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आती है। तो हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना है और अपना उससे बेनिफिट क्या है इंसानों का। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इस दुनिया से डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गए, तो हमें उससे कुछ फर्क पड़ा क्या। तो आज इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, कि उससे पहले जान लेते हैं कि डायनासोर कब कितने टाइम से मतलब इस धरती पे थे। तो टोटल 3 पीरियड्स थे, एक ट्रायसिक, जुरासिक और एक क्रिटिशियस पीरियड, जिससे कि हमें डायनासोर के फॉसिल अब तक मिले हैं। तो ट्रायसिक पीरियड जो था वो सबसे पहला पीरियड था, जहाँ पे पहले डायनासोर का एक फॉसिल मिला था, जो कि 200 to 250 मिलियन ईयर्स एगो का एक पीरियड था। फिर एक जुरासिक पीरियड आया जो कुछ अराउंड 200 to 150 मिलियन ईयर्स एगो था। फिर क्रिटिशियस पीरियड जो 150 टू समथिंग 60-70 ईयर्स तक चला। तो ट्रायसिक पीरियड में एक ही बड़ा लैंडमास हुआ करता था इस धरती पे, जिसका नाम था पैंजिया। और फिर जुरासिक पीरियड में वो डिवाइड होते गया और उसका बन गया, उसके 2 एक्चुअली पार्ट में वो डिवाइड हुआ, जिसका नाम था, एक का नाम था गोंडवाना और दूसरे का नाम था लॉरेशिया। और जो थर्ड पीरियड है क्रिटिशियस पीरियड में, वहाँ पे ये अलग अलग कंटिनेंट्स में बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और जो कि आज के कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका वगैरह। तो इस धरती पे सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं थे कि जो जीवित थे इन पीरियड्स में, तो बहुत से अलग जानवर भी थे, जैसे कि थैम्नोस्पोंडाइलस करके एक ग्रुप था एनिमल्स का, जिसको कि अर्लीस्ट एम्फीबियन माना जाता है। तो इसमें भी बहुत से अलग अलग जीव थे जो इस धरती पे थे। सेकंड था फाइटोसॉरस, जिसको कि आज हम कंपेयर कर सकते हैं आज की क्रोकोडाइल से, इस ग्रुप को, जिसमें कुछ माइलोसोचुस जैसे बड़ी क्रोकोडाइल भी देखी जाती थी वो समय में। फिर थर्ड था थेरापॉड्स, जो कि पहले डायनासोर्स थे इस धरती पे आने वाले, इवॉल्व होने वाले। और वो डायनासोर्स की साइज भी इतनी बड़ी नहीं थी, वो एक बहुत मतलब छोटे डायनासोर्स थे एज कम्पेयर टू जो हम लोग डायनासोर्स जुरासिक जैसी मूवीज में देखते हैं। तो ये बहुत छोटे डायनासोर्स थे, और ये इवॉल्व हुए बड़े डायनासोर्स में जुरासिक, जब लेट ट्रायसिक या फिर जुरासिक पीरियड के टाइम में। और फोर्थ है साइनोडोंट्स, जो कि एक मैमल का ग्रुप था, जिनको फेदर लाइक हेयर स्ट्रक्चर्स थे उनके बॉडी में। तो ट्रायसिक पीरियड में एम्फीबियंस भी देखे गए थे, रेप्टाइल्स भी देखे गए थे, मैमल्स भी देखे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डायनासोर से डायरेक्ट अलग कुछ तो एक मैमल बन गया। तो मैमल्स पहले से ही प्रेजेंट थे, उनके बाद ही कुछ इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ही अभी के मैमल्स इस धरती पे है। एम्फीबियंस भी थे और रेप्टाइल्स भी थे। तो जुरासिक पीरियड में भी कुछ एनिमल्स प्रेजेंट थे।
तो इसमें से मैं सिर्फ 2 एनिमल्स के नाम लूँगा क्योंकि मुझे इवोल्यूशन बताना है कि डायनासोर कैसे इवॉल्व हुए। तो यूरोनिक्स जूई और आर्चियोप्टेक्स, ये दोनों भी जो डायनासोर्स लाइक बर्ड लाइक डायनासोर थे, तो इनमें पहली बार फेदर्स देखे गए थे, फ्लाइट फेदर्स देखे गए थे। तो ये इनको माना जाता है कि ये अर्लीस्ट फॉसिल है मिला हुआ अभी तक का, जो एक बर्ड का इवोल्यूशन डिस्क्राइब कर सकता है, जो जुरासिक पीरियड में मिला गया था। तो क्रिटिशियस पीरियड में भी ऐसे ही कुछ टाइप के फॉसिल्स मिले थे, जैसे कि एक कॉन्फिस्यूसॉर्निस करके एक जीनस था, जिसमें क्रो साइज बर्ड का एक फॉसिल मिला था, और एक इक्तियोर्निस करके एक ग्रुप था जिसमें एक सी बर्ड लाइक बर्ड का एक फॉसिल मिला था। और कुछ ऐसे डायनासोर्स भी थे तब जो इवॉल्व हो रहे थे, अब तक इवॉल्व नहीं हो गए थे, पर उनको भी फेदर्स थे, जैसे कि वेलोसिरैप्टर, इसका लेट क्रिटिशियस पीरियड में फॉसिल मिला था। तो हम कैसे माने कि ये जो बर्ड्स है वो डायनासोर से ही इवॉल्व हुए थे? तो उसके लिए एक चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे। तो हम इससे डायनासोर और बर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे पॉइंट 1 है वहाँ पे विश बोन और ब्रेस्ट बोन जिसे कहते हैं वो दोनों में देखा जाता है। फिर शोल्डर ब्लेड पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 3 बोन मास, फिर पॉइंट नंबर 4 स्वेलिंग रिस्ट, फिर पॉइंट नंबर 5 हैंड डिज़ाइन, फिर पॉइंट नंबर 6 प्यूबिस, फिर पॉइंट नंबर 7 लेग्स, फिर पॉइंट नंबर 8 फीट। तो इस सब चीज़ों से हम लोग एक डायनासोर और बर्ड को कंपेयर कर सकते हैं कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि इस धरती पे से कोई जीव विलुप्त हुआ ही नहीं है, बहुत से जीव विलुप्त हुए, बट वो नेचुरल एक्सटिंक्शन था उनका। अगर मैं नेचुरल एक्सटिंक्शन को एक सिंपल वे में मेरे वर्ड्स में अगर डिफाइन करना चाहूँ तो वो ऐसा है कि एक जीव जिसकी अभी इस धरती पे या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में ज़रूरत नहीं है, या फिर वो जीव उस पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करने के लिए फिट नहीं है, बट उसकी रिप्लेसमेंट करके नेचर के पास ऑलरेडी एक दूसरा जीव है, तो ऐसे समय पे नेचुरल एक्सटिंक्शंस होते हैं, या फिर इसे नेचुरल एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो इसका ही अपोजिट अगर मैं कहूँ तो अननेचुरल कंडीशंस जो होते हैं एक्सटिंक्शन के, तो अगर मैं उसको एक सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूँ तो एक जीव की वजह से दूसरे जीव को पहुँचने वाली हानि, या फिर उसको इतना हानि पहुँच रहा है कि उसकी सर्वाइवल वो नहीं कर पा रहा है इस दुनिया में। जैसे कि इंसानों की वजह से बहुत से जानवर इस दुनिया से अभी विलुप्त होने की कगार पर है, तो ऐसे कंडीशंस को अननेचुरल कंडीशंस बोल सकते हैं एक्सटिंक्शन के। तो अपनी ज़रूरतें क्या है इन जीवों से या फिर इस वाइल्ड लाइफ से, अपना बेनिफिट क्या है? तो एक छोटे से जीव से लेके एक बड़े जीव तक जाते हैं। तो पहले सुनते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। तो इंसेक्ट्स में 2 टाइप के इंसेक्ट्स दिखते हैं, एक पॉलिनेटर्स होते हैं और दूसरे होते हैं इंसेक्ट्स को खाने वाले प्रेडेटरी इंसेक्ट्स। तो ये पॉलिनेटर्स होते हैं, ये जब फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं तभी उसका एक फ्रूट बन पाता है। तो अगर ये पॉलिनेटर्स ही नहीं रहे इस दुनिया में तो हम लोग को कभी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम लोग खा नहीं पाएंगे, या फिर इसकी शायद खा भी पाए सेल्फ पॉलिनेट करके, बट उसके दाम बढ़ जाए, फिर इतने क्वांटिटी में वो एक्सपोर्ट ना हो पाए अपने पास। और ये प्रेडेटरी इंसेक्ट्स है, वो इन इंसेक्ट्स को खाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं या फिर दूसरे जीवों को। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी चीज़ का बैलेंस रहना इस नेचर में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो वो पेस्ट हो सकती है, कोई भी चीज़ कम हो गई तो वो नेचर के साइकिल को हार्म कर सकती है। तो एक बैलेंस रहना इम्पोर्टेंट है, उसलिए ये जीव ये जो प्रेडेटरी इंसेक्ट्स है वो उनको खाते हैं। तो सेकंड है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तो एम्फीबियंस के बारे में अगर बात करें तो पहले दिमाग में आते हैं फ्रॉक्स। तो फ्रॉक्स जो है वो बहुत से लोगों की सोच है कि इनका क्या फ़ायदा होगा।
अपने लिए कि ये तो सिर्फ रेनी सीजन में आते हैं, खुद के फायदे के लिए ब्रीडिंग करते हैं, अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और फिर से गायब हो जाते हैं मानसून के बाद। तो इससे भी बहुत कुछ बढ़कर फ्रॉक्स करते हैं, वो ये है कि फ्रॉक्स इन सीजन में आके इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इंसेक्ट्स इन सीजन में बहुत से इंसेक्ट्स ब्रीड करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो मानसून सीजन में ही आपको ज़्यादा इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये सीजन होता है इंसेक्ट्स के ज़्यादातर ब्रीडिंग का। तो ऐसे सीजन में आके जब वो इंसेक्ट्स को खाते हैं तो उनकी बहुत सी पॉपुलेशन को कम करते हैं। तो इसकी वजह से अपने को फायदा है कि इंसेक्ट्स बढ़ नहीं रहे। अगर इंसेक्ट्स मल्टीप्लाई हो गया, एक समझो अगर फ्रॉग्स आए ही नहीं मानसून में और ये इंसेक्ट्स अगर मल्टीप्लाई हो गए तो इतने बढ़ जाए कि अपने लिए वो पेस्ट बन सकते हैं। जैसे कि यही साल का अपने को एक टिड्डियों का एक्सपीरियंस है ही अपने कंट्री को, तो वैसे ही हो सकता है। और सेकंड है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में बहुत अलग अलग जीव भी है, जैसे कि स्नेक्स है, क्रोकोडाइल आते हैं, लिजर्ड्स आते हैं, अपने जो गेक्कोस घर में देखे जाते हैं। तो स्नेक्स जो है वो जैसे कि बहुत से लोगों को पता ही होगा कि रोडेंट्स के पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपने जो क्रॉप्स है उसको बचाने के लिए स्नेक्स इम्पोर्टेंट है। जो लिजर्ड्स है अपने कॉमनली देखे जाने वाले गार्डन लिजर्ड्स हो या फिर एक गेकोस वगैरह हो, तो वो भी इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो है क्रोकोडाइल्स वगैरह, वो बहुत से बड़े मैमल्स को या फिर अंडर वाटर जो हैबिटेट है फिशेस का, उनका कंट्रोल करने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी यहाँ पे जो इंसेक्ट को कंट्रोल करने का आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इंसेक्ट जो हमें छोटा जीव लगता है वो एक टाइम में बहुत से थाउजेंड्स टू लैक्स एग्स बहुत अलग अलग इंसेक्ट्स दे सकते हैं। तो इनका पॉपुलेशन बहुत ही मल्टीपल बहुत ही बढ़ सकता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ जीव यहाँ के जो है वो इंसेक्ट्स पे ही फीड करते हैं। फिर अपने जो थर्ड आते हैं वो बर्ड्स आते हैं। तो बर्ड्स में भी 3 टाइप के बर्ड्स देखने को मिलते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं फ्रूगीवोरस बर्ड जो फ्रूट्स पे फीड करते हैं। सेकंड होते हैं नेक्टिवोरस बर्ड जो नेक्टर पीते हैं फ्लावर्स का। और फोर्थ होते हैं प्रेडेटरी बर्ड्स। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं जो ज़्यादातर इंसेक्ट्स पे ही फीड करते हैं, और सेकंड होते हैं जो बड़े बड़े एक मैमल, छोटे मैमल से लेके एक बर्ड्स तक को भी फीड करते हैं। तो इनका अपने को बेनिफिट ये है कि जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स होते हैं वो फ्रूट डाइजेस्ट करते हैं, और जब वो डाइजेस्ट करते हैं तो वो उसके साथ वो सीड्स भी खा लेते हैं। तो जब वो कहीं पे भी एक्सक्रीट करते हैं तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होता है। जैसे कि आपने देखा हो कि बिल्डिंग्स के क्रैक्स में वगैरह कभी कभी पीपल वर्ड जैसे कुछ पौधे आए होते, तो अचानक से आ नहीं जाते वहाँ पे, कुछ बर्ड्स ने वहाँ पे एक्सक्रीट किया होता है, तो उसके बीज से ही वो एक पौधा उग जाता है। तो फॉरेस्ट भी ऐसे ही नहीं बना। जब ये बर्ड्स ने एक्सक्रीट किया बहुत सी जगह पे फ्रूट्स खाते, तब जाके वो कहाँ पे एक पेड़ बड़ा है और तब जाके एक फॉरेस्ट बना है। और ये अपने लिए शायद फ्रूट्स अपने हम भी कंज्यूम करते हैं, तो अपने लिए ये इम्पोर्टेंट है ही। और सेकंड है नेक्टिवोरस बर्ड। जो नेक्टिवोरस बर्ड है वो इनडायरेक्टली पॉलिनेट भी करते हैं बहुत से फ्लावर्स को, पॉलिनेटर्स भी होते हैं बहुत से फ्लावर्स के। और जो थर्ड है वो प्रेडेटरी बर्ड्स, जो इसमें भी 2 कैटेगरी जो मैंने बताई, इंसेक्टिवोरस एक है और एक जो प्रेडेटरी ऐसे है जो मैमल्स, छोटे मैमल्स के ऊपर और बड़े कुछ अलग दूसरे बर्ड्स के ऊपर भी प्रे करते हैं। इंसेक्टिवोरस तो इंसेक्ट का पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और जो छोटे मैमल्स जैसे कि आउल्स जो है मोस्ट ऑफ वो रोडेंट्स का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। तो आउल्स जिसे हम एक बुरा जानवर मानते हैं या फिर उसके बारे में बहुत से मिथ्स है अपने दिमाग में, तो वो अपने लिए एक्चुअली बहुत एक बेनिफिशियरी बर्ड है जो कि रोडेंट्स का पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। और दूसरे भी जो जीव है वो भी अलग अलग जानवर के पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं ताकि वो पेस्ट ना बन जाए। फिर आते हैं मैमल्स की तरफ, 4th पॉइंट। तो मैमल्स जो होते हैं वो भी, उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक हर्बीवोर होता है और एक कार्निवोर होता है, और कुछ ओमनिवोर्स भी होते हैं। तो जो हर्बीवोर होता है वो सेम काम करते हैं सीड डिस्पर्सिंग का, जो
जो कि बर्ड्स में भी देखा गया था कि बर्ड्स भी सीड डिस्पर्स करते हैं, वैसे भी हर्बीवोर्स भी बहुत से सीड डिस्पर्सिंग का काम करते हैं। और जो कार्निवोर्स होते हैं वो इन हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर डियर्स की संख्या बढ़ जाए तो वो एक पेस्ट बन सकती है बहुत से प्लांट्स के लिए, कि वो तो सिर्फ पूरा ग्रेजिंग ही करती रहेगी, अब तो प्लांट्स बचेंगे कैसे इस धरती पे। तो उसके लिए कार्निवोर भी इस दुनिया में इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अगर डियर की संख्या बढ़ जाए तो वो पेस्ट बन सकती है, आपके क्रॉप फील्ड्स में आके आपके क्रॉप्स खा सकती है। तो अगर कार्निवोर्स नहीं रहेंगे तो इनका पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा। तो फिफ्थ है अपने फिशेस। तो फिशेस का भी इस अर्थ पे एक अलग काम है या फिर अपने लिए एक अलग बेनिफिट है। जो इंसेक्ट्स वाटर्स में ब्रीड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये फिशेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही उनके एग्स या उनके लार्वाज या फिर मॉस्किटोज को खा सकते हैं, या फिर बहुत से अलग अलग इंसेक्ट्स को जो वाटर में ब्रीड करते हैं। और अगर आपको पता हो तो ओशियन बहुत सा पॉल्यूशन जो है वो अपना कंट्रोल करता है, जो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अगर ये फिशेस ही नहीं रहे तो ये ओशियन भी नहीं रहेगा, और अगर ओशियन ना हो तो ये फिशेस भी नहीं रह सकते। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए क्या बोलते कंपोनेंट्स है, तो इसलिए वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, या वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जाए। तो सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ को बचाने से पहले उसके नेचुरल हैबिटेट्स जो है, उसका जो घर है, उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए, तब जाके कहीं वो वाइल्ड लाइफ बच सकती है। अपने ह्यूमंस के नीड्स ही इतने हैं कि हम लोग उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, बट दूसरी जगह एक हैबिटेट बना देते हैं एक रिप्लांटेशन करके, और सोचते हैं कि वहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ जाके रहेगी। पर अचानक से उतने वो एजुकेटेड नहीं रहते कि वो, अगर आपने दूसरी जगह उनका घर बना के दिया तो वो खुद से जाके उनको पता चले कि यहाँ पे मेरा अलग घर बन गया है, तो वहाँ पे जाके मैं रहना शुरू कर दूंगा। तब जाके कहीं पे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स में बहुत से ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो और वाइल्ड लाइफ कंजर्व करना यानी कि एक बहुत से बड़े जीव को ही कंजर्व करना नहीं। जैसे कि मैंने अभी बहुत से एनिमल्स का नाम लिया, इंसेक्ट्स, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स। तो इन सबको मिला के एक वाइल्ड लाइफ होता है। तो सबको बचाना यानी एक वाइल्ड लाइफ बचाना या फिर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना होता है। एंड होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।